भारत ने सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया है। चनाब में पानी के तेज बहाव से बंद भी टूट गए हैं। दर्जनों बस्तियां जेर-ए-आब आ गई हैं। बहुत नुकसान हुआ है सैलाब से और जारी है। और लेकिन उससे पहले यौम बहरिया और आज की दुनिया में आप देखें कि ओशंस की और समंदरों की और बंदरगाहों की और सब मेरीन्स की और उनकी हम रोज़ डिस्कस करते हैं। साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन, रेड सी और सुइस कैनाल और आर्कटिक, तो ये सारा हम रोज़ डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उससे अंदाज़ा होता है कि नए जो नेवल पावर है वो कितनी इम्पोर्टेंट है आने वाले दिनों के वॉरफेयर में, और किस तरह से टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही हैं, किस तरह से सारा। तो उसमें पाकिस्तानी बहरिया एक अपनी जगह बहुत एक ताकतवर दुनिया की नेवीज़ में से एक है, और मुबारक हो जी उनको और सारी कौम को यौम बहरिया। अच्छा, इसमें जो सैलाब है उसकी तबाहकारियाँ जारी हैं और उसके नतीजे में अब महंगाई का एक तूफ़ान आने को है, और इस बात का शदीद ख़तरा है कि मुल्क में गंदम की पैदावार कम हो या शॉर्टेज हो जाए। और पिछले 3 हफ्तों में 20 किलो आटे का जो थैला है वो उसमें 1000 रुपये से ज़्यादा इजाफा हुआ है 3 हफ्तों में। तो 20 किलो का जो थैला है वो 2500 रुपये का इस वक्त, यानी तकरीबन 1000 रुपया उसकी कीमत बढ़ी है गंदम। और आने वाले दिनों में चूँकि बहरान का ख़तरा है, इसलिए ये कि ये इनमें मज़ीद इजाफा भी हो सकता है और शॉर्टेज भी हो सकती है। और देखें 2010 में जब सैलाब आया था बड़ा तबाहकुन, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उसे लाहौर में थे गालिबन, तो उनकी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने बिल्कुल आइडेंटिफाई किया था नामों के साथ कि क्या क्या कौन कौन से लोग, क्या क्या वजूहात हैं, और करप्शन इंडिकेट की थी उन्होंने कि सैलाबों को रोकने में जो है वो करप्शन के हवाले से एक पूरी रिपोर्ट आई थी। और उसके बाद जो है वो कोई 300, उसके बाद एक कमेटी बना दी गई थी उस पर, और 300 अरब रुपए से ज़्यादा 300 अरब रुपए से ज़्यादा सैलाब रोकने के इक़दाम पे ख़र्च उसके बाद किया गया। वो कहाँ किया, ये मैं हाउसिंग सोसाइटियों की बात नहीं कर रहा, ना कोई बड़े कोई, ये जो छोटे छोटे होते हैं ना कि आपने किसी जगह पे पानी रोकना है, तो ना कोई बड़ा डैम, ऐसे नहीं, जो बाकी मामला थे उन पर 300 अरब रुपए का खर्चा हुआ कि सैलाब को रोका जाए। और वो सारा का सारा जो है वो करप्शन की नज़र हो गया। अब रिपोर्ट्स ही बता रही हैं। तो मैं तो 2-3 बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर मैं अपना एक स्टांस रखता हूँ। पहली बात तो ये है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, अक्रॉस द बोर्ड, नॉट पॉलिटिकल विच हंटिंग बट अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, और एलिट और वो सारे लोग जो मुझसे पैसा ख़ास तौर पे बाहर ले गए या जिन्होंने मुल्क के अंदर लूट मार की, ये हाउसिंग सोसाइटियाँ फलाना ढिमाकना, ये जो भी हो, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, और उसके बाद सरमायाकारी होगी, रूल ऑफ लॉ। और दूसरी बात यह है कि फॉर द लास्ट, अभी 9/11 आ रहा है 11 सितंबर, तो 24 साल मुझे हो जाएंगे टीवी स्क्रीन्स पे। मैं पहले दिन से ये बात आज तक ये कहता आ रहा हूँ कि ये जो सिस्टम्स हैं ना हमारे मुल्क में, ये पहले दिन से, यानी आप समझें कि 2002-3 से मैंने ये बात कहनी शुरू की थी कि जो सिस्टम है ना पाकिस्तान का, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या जो इसके अंदर एक ये अवाम दोस्त नहीं है, और इसमें जितनी अमेंडमेंट्स आई हैं वो उनका कोई अवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचा। और ये जो सिस्टम है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर फंडामेंटल चेंजेस की ज़रूरत है, जिसके नतीजे फंडामेंटल बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है। बुनियादी, ये नहीं कि 2-3 तरमीमें हो गई, एक तरमीम दूसरी तरमीम, इसकी बुनियादी जो हैयत है ना, बुनियादी साख्त जो है ना, वो उसमें तब्दीली की ज़रूरत है, जिससे अवाम के अंदर जो है वो, मतलब एक तो एलीट ख़त्म कर दी जाए ना। एलीट मुझे नहीं, एलीट तो क्या है, एलीट है, देखें ना, एलीट तो वही है ना जो पैसा आ गया चोरी चकारी का, तो एलीट, या तो कोई मेहनत करके किसी ने कोई काम किया, तो उनको तुम कह सकते हैं कि जी बरसा बरस में किसी ने, पहले लोगों ने अदारे बनाए, कंपनीज़ बनाई, कारोबार किया। अब तो वो तो मतलब 20-20 साल के बच्चे जो हैं अरब खरबपति बने हुए हैं। तो वो बात ये है कि ये बग़ैर मेहनत के, तो बात ये सारी कि ये सिस्टम जो है ये पूरी दुनिया में सिस्टम गिर रहा है,
गिर चुका है, गिर रहा है इसकी। और उसके साथ ही ये भी, चूँकि पाकिस्तान का सिस्टम भी वो 1947 और पोस्ट जो वर्ल्ड वॉर 2 की मुनासबत से बनाया गया सिस्टम था, तो उसमें भी एक फंडामेंटल चेंजेस की ज़रूरत है नई दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक। हुकूमतें भी गिर रही हैं, और ये जो है वो आज कल जापान के वज़ीर आज़म रिज़ाइन कर गए थे, अशीबा, और वो रिज़ाइन कर गए थे इसलिए कि उनकी पार्टी की तरफ से अदम एतमाद का इजहार हो रहा था उन पे। और जापान जो है वो आज जो है वो फ्रांस के वज़ीर आज़म जो है वो आज रिज़ाइन करने जा रहे हैं कुछ देर के बाद। सही। और हॉस्फो बायो, बायो अगर मैं उसको फ्रेंच में जो है वो फ्रांसवा भी बाज़ लोग उसको पढ़ते हैं, बाज़ हॉस्फा भी पढ़ते हैं उनके नाम को। तो वो जो है, और बायो, तो वो जो है वो आज अदम एतमाद की तहरीक के बाद फ्रांस में वो रिज़ाइन करने जा रहे हैं, अदम एतमाद के बाद फ्रांस में। और एक नया पॉलिटिकल टर्मोइल फ्रांस में खड़ा होने जा रहा है। अच्छा, ये कौन है? ये वो वज़ीर आज़म हैं जिनका इलेक्शन हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। यानी ये प्रेसिडेंट मैक्रों के वज़ीर आज़म हैं, और ये चौथे वज़ीर आज़म हैं जो 2022 में उनकी सेकंड टर्म जो प्रेसिडेंट मैक्रों की आई, तो ये चौथे वज़ीर आज़म हैं जो कि फ़ारिग होंगे, और पाँचवें वज़ीर आज़म को तलाश करना पड़ेगा प्रेसिडेंट मैक्रों को। अच्छा, ये हम ज़रा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ये कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं। ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रेसिडेंट मैक्रों ने स्नैप इलेक्शंस कॉल कर लिए थे, हमने डिस्कस किया था इस प्रोग्राम में बहुत तफसील से। और क्योंकि जर्मन चांसलर ने इलेक्शंस कॉल कर लिए थे, तो उसके बाद इन्होंने भी कॉल किया इलेक्शन। प्रेसिडेंट मैक्रों ने एक तरह से, आप समझें कि इन्होंने एक तरह से एक गैम्बल किया कि मैं भी पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत लेता हूँ, क्योंकि सामने मद्दे मुकाबिल जो है वो ली पेन की जो राइट विंग पार्टी थी वो सामने राइट विंगर्स जोर पकड़ रहे थे पूरे यूरोप के अंदर। तो इन्होंने ये कहा कि मैं पार्लियामेंट के इलेक्शंस करवाता हूँ, स्नैप इलेक्शंस इन्होंने कॉल किए। अब वहाँ जो सिस्टम है फ्रांस में वो ये है कि जो प्रेसिडेंट हैं इनकी टर्म है 2027, 18 महीने भी इनके हैं, तो ये 2027 तक ही हैं। तो इन्होंने स्नैप इलेक्शंस कॉल कर लिए, और प्रेसिडेंट जो है उनके पास नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स सारे जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास हैं, और बाकी जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास। इस तरह से उनका सिस्टम है, सेमी प्रेसिडेंशियल कह लें, जिस तरह से भी कहें, उन्होंने अपने मुल्क के मुताबिक बनाया हुआ है, फिफ्थ रिपब्लिक जो कहते हैं। अब ये है कि वो चार्ल्स डी गॉल से किसी ने पूछा था ना एक बार फ्रांस में कि, तो चार्ल्स डी गॉल ने कहा था कि 274 किस्म का चीज़ हो एक मुल्क में, चीज़ से मतलब पनीर हो, तो उस मुल्क को चलाना कितना मुश्किल होता है, चार्ल्स डी गॉल ने कहा था। तो वो फ्रांस जो है वो एक क्या ज़बरदस्त मुल्क है, लेकिन ये कि उसको उसकी अपनी एक तारीख़ और उसका अपना। अब वहाँ पे चौथे वज़ीर आज़म जो हैं वो आज अदम एतमाद के नतीजे में, और अदम एतमाद उन्होंने खुद ही कॉल की है, और अदम एतमाद उन्होंने इसलिए कॉल की है कि 44 अरब डॉलर का जो है वो बजट पे कटौती का बिल वो लाना चाह रहे हैं। सही। और 2 छुट्टियां ख़त्म करना चाह रहे हैं, और उससे पहले वो चाहते हैं कि उनको सारी पार्टियां जो हैं सपोर्ट करें, और सारी पार्टियां जो कि सपोर्ट नहीं कर रही, तो इसके नतीजे में उन्होंने कहा कि मैं एक एतमाद का वोट लूँगा, एतमाद का वोट जो है उनके ख़िलाफ़ जाएगा, और वो रिज़ाइन कर जाएंगे और हुकूमत गिर जाएगी फ्रांस की। क्योंकि ये वही फ्रांस के इलेक्शंस हैं जिसमें हमने बात की थी कि जो ली पेन जो हैं उनकी जो राइट विंग पार्टी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़ोर पकड़ रही है, ली पेन जो है, और ली पेन की पार्टी ज़ोर पकड़ रही है। और इनके जो वालिद हैं वो जेन ली पेन, वो उन्होंने ही पार्टी बनाई थी, और वो भी राइट विंग के एक बड़े रहनुमा। और उसके बाद इन्होंने जो है वो ये कहा कि मैं जो, और 29 साल जॉर्डन बरदैला जो हैं वो इनके, चूँकि इनको सज़ा हो गई, इनको नाअहल करार दे दिया, तो अब शायद जॉर्डन जो बरदैला हैं वो शायद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगला लड़ें। लेकिन ये वो ली पेन हैं जो कि ट्रंप के क्लोज तस्वुर होती हैं,
तो और जब इनको सज़ा हुई थी तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने और जेडी वैंस ने सब ने कहा था, इसी साल के फरवरी मार्च में जब सज़ा इनको हो गई थी, 5 साल के लिए बैन कर दिया गया था इनको, तो उस पर उन्होंने कहा था कि विच हंटिंग हो रही है और उस सज़ा को गलत करार दिया था। अब यह है कि फ्रांस में इलेक्शन तो कॉल हो गया, लेकिन यह है कि एक तरफ राइट विंग है, ये तो सेंट्रलिस्ट है ना, प्रेसिडेंट मैक्रोन तो सेंट्रलिस्ट हैं, एक राइट विंग है, एक लेफ्ट विंग है, ठीक है ना, यानी सोशलिस्ट हैं और राइट विंगर्स हैं। लेकिन इशू ये है कि राइट विंग और लेफ्ट विंग इकट्ठा है, अजीब सा एक सिलसिला है। और ये सेंट्रलिस्ट जो है बीच में प्रेसिडेंट मैक्रोन, तो या तो ये खुद एक पिक करेंगे, अब 2-3 ऑप्शंस हैं इनके पास। एक ऑप्शन ये है कि ये पिक करें एक और प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर पिक इनको फिर अपनी पार्टी से करना होगा, फिर वो वोट कैसे लेगा, फिर जोड़ तोड़ होगी, तो फ्रांस एक पॉलिटिकल टर्मोइल में चला गया दोबारा। दूसरा ये है कि ये फिर असेंबली को डिसॉल्व कर दें और ये फिर एक मतलब, लेकिन ये कि फिर वो तो राइट विंग, पूरी राइट विंग आ जाएगी। और लेकिन ये कि जो निकोलस सार्कोजी हैं, जो इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे होलैंडे, तो उनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो निकोलस सार्कोजी थे। तो निकोलस सार्कोजी जो हैं वो ये कहते हैं कि जी उन्होंने उनसे वो मुख्तलिफ एजाज़ात वगैरह छीन लिए गए थे क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं। उनको सज़ा 7 साल की हुई थी, फिर 3 साल की हुई, बहुत सारे इल्ज़ामात उन पे लगे थे निकोलस सार्कोजी पे कि वो करप्शन के भी, फिर लिबिया के लोगों ने 2007 के इलेक्शंस में सपोर्ट किया और ये सारे इल्ज़ामात थे। तो अब ये है कि वो आज ये फ़ैसला होने जा रहा है कि वहाँ पे फ्रांस के अंदर जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो क्या रुख इख्तियार करता है। लेकिन ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा इस लिहाज से कुछ अजब सा मामला है कि फ्रांस जो है वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस का भी शिकार है, और इकोनॉमिक क्राइसिस का फ्रांस जो है वो शिकार है। और ये जो है ये ना सिर्फ फ्रांस शिकार है, बल्कि जो बरतानिया और पूरे यूरोप की मईशत, जो जंग है ना, ये जो यूक्रेन की जंग यूरोप की मईशत खा गई है, पूरी दुनिया की मईशत भी खा गई है और यूरोप की मईशत भी खा गई है। और यूरोप के अंदर पहले ही एक ये सीरिया के क्राइसिस की वजह से और लिबिया के क्राइसिस की वजह से, और उधर एंजेला मार्केल वो तमगे ले रही हैं और इमिग्रेशन और ये और वो जी, मैं तो मतलब वो फिर उसके नतीजे में हुआ कि दुनिया भर से लोग वहाँ पहुँच गए, जॉब्स वहाँ पे हैं नहीं, वो मुजाहरे कर रहे होते हैं, कभी फ्रांस में आग लग रही है, कभी इधर लग रही है, कभी उधर लग रहा है, कभी वो उधर, दुनिया भर से उन्होंने लोग पहुँच, और जंगें छेड़ी तो फिर लोग पहुँचे ना वहाँ। अब वो इमिग्रेशन, ये राइट विंग स्ट्रॉन्ग हो गई उसके नतीजे में। तो आप सड़कों में जाएँ तो अच्छे खासे पेरिस के अंदर सड़कों पे लोग पड़े हुए हैं, और जनाब उधर मुख्तलिफ हर जगह, हर यूरोप में जो है वो, अब वो यूक्रेन के लोग भी आ गए और इकॉनमी तबाह हो गई। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि निकोलस सार्कोजी जो हैं उन्होंने इनको मशवरा ये दिया कि आप जो है वो रिज़ाइन ना करें किसी सूरत, ठीक है, आप किसी सूरत रिज़ाइन ना करें, पार्लियामेंट तोड़ दें। अच्छा, ये निकोलस सार्कोजी को थोड़ा सा उनके करीब भी हैं, निकोलस सार्कोजी के इसलिए करीब हैं कि निकोलस सार्कोजी ने जो इनके जो मैरी ले पेन ने इनके फादर को 2007 के इलेक्शन में ब्लॉक किया था। तो राइट विंग के हैं, वो खुद राइट विंग के हैं, लेकिन वो बहरहाल ये जो एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी है इसको इन्होंने ब्लॉक करके रखा था। तो निकोलस सार्कोजी जो है वो इनको मशवरे वगैरह देते रहते हैं। लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा था इकॉनमी की, कि मईशत इस कदर ख़राब है इस वक्त कुछ मुल्कों की कि और उसमें फ्रांस, यूरोप के बाकी मुल्क, ये दूसरा बड़ी मईशत है EU की। तो इसके बारे में मैं सिर्फ आपको यहाँ पर टेलीग्राफ अगर कोट करूँ, 37th फ्रांस में नीड IMF बेल आउट, 37th फ्रांस में नीड IMF बेल आउट वॉन्स फाइनेंस मिनिस्टर। मैं सिर्फ आपको दुनिया की इकोनॉमीज का हाल बता रहा हूँ कि वो जो रिज़ाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो 44 अरब यूरोस क्या बजट कम करने जा रहे थे वेलफेयर का, और वेलफेयर का, हाउसिंग का, हेल्थ का, कि आवाम के लिए
क्योंकि वो डिफेंस का कम नहीं कर सकते, क्योंकि ईयू ने कमिटमेंट दी हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि हम 5% करेंगे यूक्रेन पे खर्च करेंगे, ठीक है, जीडीपी का। तो उसके नतीजे में उन्होंने कहा कि मैं 44, अभी पैसा कहाँ से आया, तो पैसे के लिए उन्होंने कहा कि अवाम पे मैं जो है वो उनके ऊपर ही कट लगाते हैं, उसके ऊपर हंगामे शुरू हो गए। पार्टी, उन्होंने कहा मैं अच्छा मैं अपने ऊपर क्यों लूँ, ऐसा है कि मैं सब मुझे एतमाद का वोट दें फिर मैं ये ऐलान करूँगा। सब एतमाद का वोट देने नहीं जा रहे, तो उसके नतीजे में वो आज गवर्नमेंट गिर रही है फ्रांस की। और प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है, अब प्रेसिडेंट मैक्रोन के सामने 2-3 रस्ते हैं, या एक तो वज़ीर आज़म चुनेंगे या दूसरा इलेक्शन कॉल कर लेंगे। हो सकता है उसमें सेंट्रलिस्ट पार्टी उनकी ज़्यादा आ जाए, क्योंकि उनको एक सपोर्ट, एक तो राइट विंग बढ़ रहा है ना सारा, लेकिन उसके अगेंस्ट जो एक आवाज़ है इस वक्त तवाना, वो प्रेसिडेंट मैक्रोन की है। सेंट्रलिस्ट भी तो है ना बहुत से, जो कि दरमियान का एक रास्ता। तो ये प्रेसिडेंट मैक्रोन को बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। तो वो उन पे वो पाबंद नहीं है कि वो रिज़ाइन करें, लेकिन उनके इस्तीफे का मुतालबा शुरू हो गया है कि वो रिज़ाइन करें। और वो अब किस तरह से इस पूरी पिक्चर से निकलते हैं, मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल यहाँ पे कोट करना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि दुनिया की मईशत कहाँ खड़ी है। 38th, बेल आउट फ्रांस और एंड ब्रिटेन, यू विल नीड अ बिगर IMF। दोनों मुल्कों की मईशत इतनी, ये पूरी जो जंग है ना, ये जो यूक्रेन वॉर है, ये पूरे यूरोप को, बरतानिया समेत, क्योंकि एक तो अपने ऑयल नहीं लेना रशिया से, एक जो पाइपलाइंस थी वो उड़ गई, एक असला, एक ट्रूप्स उन उधर भेजी, फिर उसके बाद एक उसमें हाइप बन जाती है ना, हम तो जीत गए भाई, इसके बाद तो पता नहीं क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर तरह हरियाली आ जाए। उसके बाद लाखों की तादाद में रेफ्यूजीज यूक्रेन से जो डिस्प्लेस्ड हैं, और लोग मारे गए हैं, दरमियान में उजड़ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। साथ फिर ये कि ये बॉर्डर्स कैसे बनेंगे, आगे क्या होगा, अभी तक कोई सर पैर नहीं। पिछले 24 घंटे में 1300 बंदे यूक्रेन पे, कीव पे जो अटैक हो रहे हैं रशिया के, तो रशिया तो अपनी यहाँ पे जंग छेड़ी हुई है, रशिया तो नहीं रुक रहा अभी।